अब इसी का ही एक्सप्लेनेशन और आगे दिया गया, जो इसका सब सेक्शन है पॉइंट नंबर ए, अ ब्रीच शैल बी कंसीडर्ड अ माइनर ब्रीच, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो माइनर ब्रीच होगा इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5000। तो इस माइनर के लिए मतलब अमाउंट दे दिया गया 5000 रुपीज, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि सर इस माइनर ब्रीच का मतलब ही क्या है। नेक्स्ट पॉइंट बी, एनी ओमिशन और मिस्टेक, दो बातें हैं, भूल गए या मिस्टेक, तो वन और टू इन डॉक्यूमेंटेशन शैल बी कंसीडर टू बी इजिली रेक्टिफाई इफ द सेम इज एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये भी छोटा सा ही है कि एरर है, मैंने बताया आपको कि इस मिस्टेक को कवर अप कर लिया जाए। देन पॉइंट नंबर टू, ये पहला पॉइंट था जो डायरेक्शन दिया गया। अब हम लोग डायरेक्शन के ऊपर आते हैं पॉइंट नंबर टू के ऊपर। टू देखिए हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इसके ऊपर है, द पेनाल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट शैल बी डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केसेस एंड शैल बी कम्युनिकेट विद द डिग्री एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रीच। तो कहने का मतलब पेनाल्टी इम्पोज करते समय गलती पर ध्यान दें, मिस्टेक पर ध्यान दें, और उसके जो फैक्ट थे, परिस्थितियां, उनको भी ध्यान दें। हो सकता है कि कभी कभी लाइट चली जाए और उसने अपलोड किया और कोई चीज़ जो है गलत हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हो जिसकी वजह से नहीं कर पाया हो, तो पेनाल्टी लगाते समय उसकी इंटेंशन, सोच और परिस्थितियों को भी हमें कंसीडर करना होगा। तो ये पॉइंट सिर्फ डायरेक्शन से बात करता है। देन पॉइंट नंबर थर्ड, नो पेनाल्टी शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। टू बीइंग हर्ड का मतलब कि उसको एक नोटिस दे करके उससे कारण बताओ, पूछा जाए भाई तुमने ऐसा क्यों किया, इसे सो कॉज नोटिस कहते हैं, और हिंदी में इसको कारण बताओ नोटिस कहते हैं। मतलब कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि बातें समझ में आ सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आते हैं फोर्थ पे, द ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल व्हाइल इम्पोजिंग पेनाल्टी इन एन ऑर्डर फॉर ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे रेगुलेशन से रिलेटेड हो, या कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हो, स्पेसिफिक द नेचर ऑफ ब्रीच and the applicable law, regulation, procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified। तो यहाँ पर जो भी इम्पोज किया जा रहा है उस पर ध्यान दें कि अगर उस एक्ट में उस ब्रीच के बारे में कोई स्पेसिफिक पेनाल्टी की बात करी गई है तो उसी स्पेसिफिक में जाएं और उसी को ही फॉलो करें। देन पॉइंट नंबर फिफ्थ का डायरेक्शन देता है, व्हेन ए पर्सन वॉलंटरी डिस्क्लोज टू एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए ब्रीच ऑफ टैक्स लॉ। मतलब वो परिस्थितियां खुद ही बता दे रहा है, वॉलंटरी अपनी मर्जी से बता दे रहा है। रेगुलेशन और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट प्रायर टू द डिस्कवर ऑफ द ब्रीच बाय द ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर में कंसीडर दिस फैक्ट। तो कहने का मतलब है जो ऑफिसर है उसके सामने अपनी मर्जी से आ करके अपनी गलती कोई एक्सेप्ट कर लेता है, बताता है कि जानबूझ करके नहीं, हमसे बाई चांस ही ऐसी मिस्टेक हो गई, या गलती एक्सेप्ट कर लेता है, तो पेनाल्टी लगाते समय ऑफिसर को विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इस बात को ध्यान रखे कि वो चोरी उसने जानबूझ करके नहीं करी है। तो यहाँ पे आपके फिफ्थ डायरेक्शन को कंप्लीट करते हुए हम सिक्स्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स किसी को कोई खास इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। अगर किसी तरह की कोई समस्या लग रही है किसी बच्चे को तो वो मुझसे पूछ सकता है, बताएं किसी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत लग रही है तो। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर किसके ऊपर, सिक्स के। सिक्स पे द प्रोविजन, ये भी डायरेक्शन ही है, ये सब डायरेक्शन चल रहे हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन सच केसेस वेयर द पेनाल्टी स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट और आइदर ए फिक्स्ड सम और एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज। क्या मतलब सर इसका, मिस्टर ए रॉन्गली रिकॉर्डेड ए सेल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स 9219 इंस्टेड ऑफ 9912 एंड ऑल्सो पेड द टैक्स wrongly on reduced amount 92919. During scrutiny, the officer detected the mistake. Mr. A is admitted that the mistake was intentional and agreed to pay tax on the balance amount along with interest. In this case, penalty is not charged. क्योंकि समझिए इस बात को,
गलती हो गई और गलती से ऐसी मिस्टेक हो गई, कोई भी लिख सकता था वैल्यू को और उन्होंने कम वैल्यू पे टैक्स दे दिया और खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बाकी को हम खुद पे करेंगे, तो फिर ऐसी हालत में इनके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जहाँ ये पेनाल्टी का पहला सेक्शन का जो पार्ट है वो बताता है 122 बहुत ढेर सारी लिस्ट को, और फिर उसके बाद में उसमें अटैच हुए हुए जो पर्सन है उनके बारे में बताता है 2 और 3 स्टेप में, जो कि स्पेसिफिक हैं। और 125 जो कि जनरल कैटेगरी में इसको बताता है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक और जनरल दोनों कवर अप कर लिया गया। तो क्या बचता है, डायरेक्शन बचता है ऑफिसर के लिए कि वो पेनाल्टी के टाइम पर उन डायरेक्शन को फॉलो करे और इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही पेनाल्टी लगाए। तो यहाँ पर ये 1 2 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा मैं समझता हूँ, मगर करना तो पड़ेगा ही आपको। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड है 129। ये 129 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर जो 129 है इसमें कई बातें कही गई हैं। क्या क्या? डिटेंशन वहीं रोक दिया, सीजर कब्जे में कर लिया, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सेक्शन का मतलब है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, मतलब किसी भी, इस नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कि जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में कुछ ना होते हुए। वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट गुड्स और स्टोर एनी गुड्स while they are in transit in contravention of the provision, तो contravention of the provision of this act or rule made there under, all such goods and conveyance used as a mean of transport for carrying the said goods or and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seize। इसका मतलब है कि अगर किसी ट्रक में कोई आइटम भर के ले जा रहे हैं जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट में है या रूल्स के अगेंस्ट में होता है या चालान नहीं होता है, तो ऑफिसर उसको रास्ते में चेक करते समय सीज कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस थाने में इस तरह की गाड़ियां खड़ी होती हैं जो पेपर नहीं दिखा पाती है, उनको सीज कर दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस हैं? क्या सर वो ट्रक या गाड़ी या सामान हमेशा के लिए सीज होकर के थाने में अगर पुलिस के पास है या पुलिस ऑफिसर के अंडर में रहेगा? नहीं, उसको रिलीज किया जा सकता है। कब रिलीज किया जा सकता है उसके पॉइंट्स हैं। ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनाल्टी, एक तो टैक्स लगेगा प्लस जो मिस्टेक करी है वो पेनाल्टी, इक्वल टू 100%, इक्वल टू 100% समझिएगा। मान लीजिए टैक्स 1,000 रुपये का, 10,000, 1,000 छोटा होता है 10,000 का था, और इन सब के होने की वजह से जो गलती करी गई उसके ऊपर लगते हैं पेनाल्टी के 25,000। तो टोटल अब आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 35,000। ये तो वो हैं जो आपको पे करने हैं। अब इसके साथ में अगर आप सामान इसको छुड़वाते हैं तो इसके ऊपर 100% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखो लिखा है पेनाल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑफ सच गुड्स इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू 2%। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अगर एग्जम्प्टेड हैं तो 2% की वैल्यू दे करके एग्जम्प्टेड गुड्स को एज ए पेनाल्टी छुड़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने कवर किया। और क्या कर सकते हैं? ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनाल्टी इक्वल टू 50%, पहला तो 100% था, अब 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन, एंड इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। पहली बार यहाँ पे टर्म बात करी गई विच एवर लेस। अब आप कहेंगे सर पहले में भी टैक्स की बात करी गई, दूसरे में भी टैक्स की बात करी गई कि पेमेंट दे दो, तो पहले वाले में हमें 100% दिया जा रहा है, दूसरे वाले में सिर्फ 50% ही दिया जा रहा है, तो हम ऐसा क्यों पहले वाले पर जाएं? हम पहले वाले छोड़ सेकंड पे जाएं? बेटा आपकी मर्जी पर नहीं है। सेकंड वाले पे देखो साफ साफ लिखा है ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन। इसका मतलब है कि अगर
तो फर्स्ट वाला तो ये कहता है कि आपने कोई टैक्स ही नहीं पे किया। सेकंड वाला ये बता रहा है कि आपने जो टैक्स थोड़ा बहुत पे कर रखा है और बाकियों को बिना टैक्स के लिए चले जा रहे थे, ये उन गुड्स को कंसीडर करता है, इसलिए इससे अलग है। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर सी के ऊपर। सी क्या कहता है? अपॉन फर्निशिंग सिक्योरिटी इक्वलेंट टू द अमाउंट पेबल अंडर क्लॉज 1 और 2 इन सच फॉर्म एंड मैनर में बी प्रिस्क्राइब। तो उन सब में वही पालन करना है हमें, उन्हीं सब रूलों का जो रूल्स बताए गए हैं उन्हीं के बेस पर हम 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। देन आगे क्या किया जा सकता है? पॉइंट नंबर थर्ड, द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग और कन्वेंस शैल बी इशू ए नोटिस तो specific the text specifying the text and penalty payable and thereafter pass an order of the payment of tax penalty under clause A, B and C। तो ऊपर के जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं के बेस पर बात हो रही है कि क्या करेगा वो, आपके ऊपर चालान काटेगा, टैक्स का कैलकुलेशन बताएगा, पेनाल्टी बताएगा। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है? नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सब क्लॉज 3 विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न अपॉर्चुनिटी। तो वो ये कह रहा है कि जो ऑफिसर यहाँ पे टैक्स चार्ज कर रहा है, ये वाले ऑफिसर की बात हो रही है, तो ये जो ऑफिसर है गुस्से में जो टैक्स चार्ज करेगा तो ये अपनी मर्जी से टैक्स नहीं चार्ज कर सकता, उसकी नज़र इस थर्ड वाले पर होनी चाहिए। थर्ड ये कहता है कि पहले आप जिस बंदे ने पेनाल्टी पे करनी है, टैक्स पे करना है, जिससे गलती हुई है, उसको सुनने का अधिकार दीजिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके कि ये मिस्टेक्स क्यों हुई हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिफर्ड इन द सबसेक्शन 1, जो पहला वाला पॉइंट है, ऑल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड। कुछ खास नहीं कहता, वो यही बता रहा है कि जो ऊपर के पॉइंट्स हैं उसमें थर्ड वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना होगा और उसी के हिसाब से नोटिस का पीरियड दिया जाए। ऐसा ना हो कि नोटिस इतना कम दे दें और उसको कहने सुनने का मौका ही ना मिले। फिफ्थ पॉइंट मतलब ये पॉइंट नंबर 2 और 3 4 ये सब डायरेक्शन को बताते हैं, जो ऑफिसर को डायरेक्शंस फॉलो करने हैं गुड्स रिगार्डिंग। देन फिफ्थ है वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ गुड्स फेल टू पे अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनाल्टी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 विद इन 14 days ऑफ सच डिटेंशन। ये ध्यान देना है, यहाँ पर 14 दिन की बात है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 130। क्या मतलब है सर? इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर संजय वॉज ट्रांसपोर्टिंग टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹8 लाख विदाउट ई बिल। तो चोरी मतलब उसने बिल बनाया ही नहीं और उसने 8 लाख के गुड्स को फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या हो सकता है इसमें, इस बात को देखिए। तो क्या कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में? पहली बात तो है कि ई बिल देना चाहिए था, उसने ई बिल नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन है लाइबल, तो साफ देख रहा है यस लाइबल, तो इसलिए इसका आंसर यस तो हो ही गया। सिंस ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वैल्यूइंग ₹50,000 और मोर, जो गुड्स हैं वो वैसे ही 8 लाख के 50,000 से ज़्यादा हैं, तो अगर सड़क पे गुड्स जा रहे हैं तो ई बिल साथ लेके जाना है। मिस्टर संजय इज लाइबल फॉर पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 129 ऑफ जीएसटी एक्ट इफ द टैक्सेबल गुड्स वैल्यूड 1 लाख। क्या ये सेक्शन कहता है वो भी समझ लो, क्योंकि 50,000 है, ज़्यादा ही है। अगर 1 लाख के गुड्स हैं, पहली अमाउंट बता रहा है 1 लाख, टैक्स रेट जिसका 12% है, इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट डॉक्यूमेंट एंड सब्जेक्ट टू डिटेंशन, उनको सीज करने के लिए सीज कर दिया जा सकता है। देन इफ द ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड एंड टू पे टैक्स एंड पेनाल्टी द अमाउंट पेबल वुड बी इक्वल टू टैक्स 12,000 प्लस पेनाल्टी, मतलब 24,000। 12% होगा ना, तो 1 लाख के ऊपर अगर 1 लाख तक का है 24,000। प्लीज नोट दैट द टैक्स पेड अंडर दिस प्रोविजन वुड नॉट बी एलिजिबल टू बी क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स। ये थोड़ा सा अच्छा था, आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का कोई भी किया गया पेनाल्टी वगैरह आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं, आप आईटीसी उसके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 बताता है इफ द एग्जाम गुड्स वैल्यूड 1 लाख इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड सब्जेक्ट टू डिटेंशन। तो अब सर क्या होगा? ये पहले में तो यही था, इफ द टैक्सेबल गुड्स वैल्यूड 1 लाख, मगर बेटा उसमें टैक्स रेट 12% लिखा था।
यहाँ पर रेट नहीं पता है और गुड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये ऐसी कंडीशन में देन इफ द ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड टू पे पेनाल्टी, तो ये सम कितना होना चाहिए, 2000 या फिर 25,000, दोनों में से जो कम हो। इन दिस केस 2000। सर बात समझ में नहीं आ रही? बड़ा समझ में इसलिए नहीं आ रही कि आपने पहले पॉइंट को नहीं समझा। जो बेटा पहला है इसमें भी गुड सीज हो रहा है, मगर यहाँ पर इन गुड्स की 1 लाख की लिमिट के साथ में 12% के दायरे में आता था और टैक्स हमको पता था। तो जब 12% के दायरे में आ रहा है तो इस जगह पर दो चीजें उससे ली जाएंगी। 12%, एक तो उससे टैक्स का लिया जाएगा और 12% उससे पेनाल्टी का लिया जाएगा, तो टोटल 24,000 रुपए होते हैं। जब बल्कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे जो टैक्स रेट है ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो गुड्स का रेट नहीं 12% का है तब क्या करेंगे, तो मिनिमम 2,000 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। आफ्टर देन आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या कहता है, 3 और 4 करके क्लास को बस खत्म करते हैं, घबराइए नहीं। 3 पॉइंट हमारे लिए बात करता है जो तीसरा वाला पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है if the taxable goods valued 1 lakh, tax rate 12% is being transported without document and subject to retention, then if the owner of good does not come to pay forward। तो ये फर्स्ट वाली ही बात है क्योंकि इसमें रेट दे रखा है, मगर फर्स्ट में क्या बात थी कि ओनर जो है वो खुद ही आगे आकर के टैक्स पे करता है। पहले में वो टैक्स और पेनाल्टी अपनी मर्जी से पे करने को तैयार था। तीसरा एग्जाम्पल उसी का ही एक्सटेंशन है कि जब ओनर अपनी मर्जी से टैक्स का नहीं पेमेंट कर रहा, ना पेनाल्टी का पेमेंट कर रहा है, तो ऐसी हालत में क्या होगा। तो ऐसी हालत में टैक्स तो आप समझ ही रहे हैं कि 12% लग जाएगा, 12,000 रुपए प्लस पेनाल्टी 38,000 हो जाएगी। सर ये पेनाल्टी कैसे, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स। तो 50,000 है, 50% ऑफ द गुड्स, तो क्या लिखा है, 50% ऑफ द वैल्यूड गुड्स। तो ऐसी कंडीशन में 50,000 रुपए जो है वो और 12,000, तो इनको ध्यान से आप देख लीजिए। 50% ऑफ वैल्यूड गुड्स तो 1 लाख है, तो अगर हम 1 लाख के 50% की बात करें बेटा, तो 1 लाख का 50% 50,000 होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो बस उसी में से ही जो पोर्शन है टैक्स का उसको माइनस कर दिया, 50,000 में से टैक्स माइनस कर दिया, 12,000 टैक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब 38,000 इसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। ये क्या कहता है, इफ द एग्जम्प्टेड गुड्स वैल्यूड, ये पॉइंट नंबर 2 का एक्सटेंशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम 1 पढ़ें तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 एक साथ पढ़ें, जब हम 4 को पढ़ें तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 को एक साथ पढ़ें, क्योंकि 4 जो है वो सेकंड का एक्सटेंशन है और इसमें देखो रेट नहीं दे रखा है। इफ द एग्जम्प्टेड गुड्स वैल्यूड 1 लाख, सर रेट क्यों नहीं दे रखा, अरे बेटा सेकंड में भी तो बोला था रेट नहीं, रेट किस पे नहीं होता, एग्जम्प्टेड गुड्स से नहीं होता। सर ये कैसे, अरे भाई ये देखिए आप, सेकंड नंबर पे भी तो एग्जम्प्टेड ही लिखा है कि नहीं लिखा है, तभी तो रेट नहीं था। रेट होता तो एग्जम्प्टेड कैसे होता। तो ये फोर्थ भी यही बात कह रहा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स की, जिनके ऊपर टैक्स रेट नहीं दे रखा है। इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट डॉक्यूमेंट एंड सब्जेक्ट टू डिटेंशन, और ओनर अपनी मर्जी से आगे नहीं आता, तो क्या होना चाहिए, 5,000 रुपये। पहले क्या था, 2,000 रुपये, मगर 25,000 रुपये की एक लिमिट थी ही। तो विच एवर इज लेस, अपनी मर्जी से आता है एग्जम्प्टेड के लिए देने के लिए, तो उसके ऊपर 2,000 रुपये का खाली पेनाल्टी लगेगा। और अगर वो अपनी मर्जी से आगे मूव नहीं करता है तो उसके ऊपर ये कितना लगेगा, बिल्कुल सही आपने पकड़ा बात को कि ये जो है सर सिर्फ इसके ऊपर 5,000। तो अब अगर हम स्पेसिफिक वे से इसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए क्या कहता है ये कंटेंट। सबसे पहले तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे लिखा है मैं उसको दो पार्ट में कर लेता हूँ। एक पार्ट जो है वो हमारा
टैक्सेबल वाले आइटम से रिलेटेड है, समझिएगा इस बात को। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा एग्जम्प्टेड गुड से रिलेटेड है। इतना समझ में आपको आ गया, क्योंकि एग्जम्प्टेड के ऊपर कोई टैक्स नहीं हो सकता है। अब हम टैक्सेबल के ऊपर आते हैं। तो टैक्सेबल में दो बातें हो सकती हैं कि जब वो एग्री कर रहा है अपनी मर्जी से पे करने के लिए, दूसरा वो अपनी मर्जी से एग्री नहीं कर रहा है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसी तरीके से एग्जम्प्टेड गुड्स में आते हैं। एग्जम्प्टेड गुड्स में वो एग्री कर रहा है कि ठीक है भाई, जो फाइन है वो हम दे देंगे, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। और या हो सकता है कि वो एग्री ना करे, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये 4 पॉइंट्स आप देखें कि मैंने इस तरह कवर अप किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पॉइंट नंबर 2 है तो वहां पर जो पेनाल्टी वाला अमाउंट था 2 पे 2000, और फोर्थ के ऊपर यही पेनाल्टी का अमाउंट जो है वो 5000 रुपये हो जाएगा। सो सिंपल। तो आपको यहाँ पर सिर्फ याद जो करना है वो 1 के पॉइंट याद रखने हैं जिसमें टैक्स रेट दे रखा है। और फिर थर्ड वाले में आपको ध्यान दे, मैं लिख देता हूं। जब वो एग्री हो जाता है तो एग्री हो जाने पर उसे सिर्फ दो ही चीज देनी है। दो चीज देने का मतलब, जो रेट था उसका वो टैक्स देगा और वो पेनाल्टी देगा, बस खत्म। ये हमारा कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो जब एग्री हो जाता है। जब एग्री नहीं होता है तब बेटा यहाँ पर उसको दो मेन बातें ध्यान देनी है। टैक्स तो देना ही देना है, मगर जो पेनाल्टी है ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पेनाल्टी इसकी इजी नहीं है, पेनाल्टी थर्ड केस की थोड़ी सी टफ होती है। सर कैसे टफ होती है पेनाल्टी? यही थोड़ा सा टफ था, देखो मैं फिर दिखाता हूँ। ये पेनाल्टी ऐसे लगेगी कि जितने भी गुड्स हों अगर 1 लाख के ऊपर हैं, तो जैसे यहाँ पर 1 लाख तक के गुड्स हैं, तो 1 लाख रुपए तक के जो भी गुड्स हैं, तो सबसे पहले तो आप उसका 50% कर दीजिए। ये करना है। 50% किया तो वैल्यू कितनी हो गई? 50,000 हो गई। तो जैसे ही बेटा ये 50,000 रुपये होगी, तो उसमें से जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है उसको माइनस कर दीजिए। टैक्स पे किया 12,000, तो ये वैल्यू आ गया 38,000। तो ये 38,000 का यहाँ इसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। अब आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने सेक्शन कवर अप कर लिया 129 आज की डेट में, और थोड़ा सा पॉइंट 125, 26 और सबसे पहले वाले के दो पार्ट। अब हम लोग यहाँ पर आज कवर अप कर चुके हैं। फिर से बता देता हूँ। जनरल पेनाल्टी, स्पेसिफिक पेनाल्टी में डायरेक्शन को पढ़ लिया था। जनरल पेनाल्टी 126 में जो डायरेक्शंस दे रखे हैं ऑफिसर के लिए वो, और 129 में गुड्स जो मूव कर रहे हैं उनसे रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है विद एग्जाम्पल। अब हमारे पास आता है सेक्शन 133, कॉन्फिकेशन ऑफ गुड्स एंड अदर कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। बेटा इसका मतलब ये है, जो बताना है आपको, अगली क्लास में लोग कवर अप करेंगे। जो गुड्स जा रहा है वो तो है ही है, और जो कन्वेंस है मतलब ट्रक जिसको लेकर के जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इन सब के ऊपर 130 क्या कहता है, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।